मेरा नाम काजल है। मैं एक बिजनेसमैन की पत्नी थी। मेरे पति को मरे हुए कई साल गुजर चुके थे। मेरे 3 बेटे थे और तीनों ही शादीशुदा थे। मेरी बहुएं मेरा ख्याल नहीं रखती थी, तो मैंने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया, क्योंकि मुझे इस उम्र में आकर एक हम सफ़र की ज़रूरत थी। मैंने शादी कर ली थी। वो लड़का बहुत कम उम्र का था। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। लेकिन मेरे बेटे कहते थे कि माँ, ये आपकी सारी दौलत लेकर भाग जाएगा, आप सब कुछ हमारे नाम कर दो। लेकिन मैं इनकार कर देती थी। मुझे लगता था कि मेरे बेटे मेरे बुढ़ापे का सहारा नहीं बनेंगे। मैं उस लड़के पर अंधविश्वास करने लगी थी। लेकिन एक दिन मेरे दिल में उसके लिए शक पैदा होने लगा। मैंने जब अपने पति को चेक करने के लिए बीमारी का बहाना बनाया और मैं सोने का नाटक करने लगी, तो मैंने देखा कि वो कम उम्र का मासूम लड़का मेरे साथ एक ऐसी हरकत कर गया जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे, और मैं कहीं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि उसने मेरे भरोसे को चकनाचूर कर दिया था। और मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने अपने बच्चों पर विश्वास किया होता, तो शायद मेरे साथ ये सब कुछ ना होता। ये वो सोच थी जो हर रात मुझे परेशान करती थी। बच्चों को अच्छा खिलाना पिलाना, उनका ख्याल रखना, उनके अच्छे भविष्य के लिए मेरे पति को जो भी करना पड़ता था उन्होंने किया था। यहाँ तक कि मेरे पति ने अपने बच्चों की खातिर किसी भी तरह की मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मेरे बच्चे ये बहुत अच्छे से जानते थे, और मैंने भी उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। फिर भी आज वो मुझे मुंह नहीं लगा रहे थे। मेरे पति के जाने के बाद मैं बेहद अकेली हो गई थी। मेरे पति मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। एक हादसे में उनकी जान चली गई थी। मैं भी उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। उनके लिए मैंने भी काफ़ी कुछ किया था, लेकिन उनको गए हुए अब काफ़ी समय हो गया, तो न जाने क्यों मुझे ये अकेलापन काटने लगा था। मेरे पति की याद मेरे दिल में हमेशा से ही बसी हुई थी। फिर भी मैं कुछ दिन की खुशियों के लिए इस रास्ते पर चल पड़ी थी। मैं जानती थी कि इस बुढ़ापे की उम्र में आकर दूसरी शादी करना मेरे लिए ठीक नहीं है। फिर भी मैंने ऐसा किया, क्योंकि मेरे बच्चे अपनी हर ज़रूरत आसानी से पूरी कर लेते थे, और जब मेरी ज़रूरत पूरी करने की बारी आती, तो वो मुंह बना लेते थे और एक दूसरे पर डाल देते थे। एक दूसरे से कहते थे कि ये तुम्हारी भी तो माँ है। मैं तो इन सब की माँ थी, मगर अब जैसे मैं उन पर कोई बोझ थी। मेरी बहुएं चाहती थी कि मैं अपने कमरे से बाहर ना आया करूं। मैं उन लोगों के साथ बैठकर बातचीत करना चाहती थी। मैं इस घर की बड़ी थी, इस घर में अपनी हुक्मरानी करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मेरे तीनों बेटों और बहुओं ने जैसे मुझे अकेला कर दिया था। उन्हें मेरी मौजूदगी पसंद नहीं थी। वो तो मेरे साथ सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे, मेरे साथ खाना खाना पसंद नहीं करते थे, मेरे साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते थे। उन लोगों ने अपना एक अलग स्टैंडर्ड बना रखा था, जिसमें मुझ जैसी बूढ़ी औरत, जो कि उनकी माँ थी, उसके लिए कोई जगह नहीं थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ वो इस तरह का सलूक भी करेंगे। मैं तो उनसे हमेशा ही अच्छे की उम्मीद रखती थी, क्योंकि मैंने हमेशा उनके साथ अच्छा किया था। वो मेरे बच्चे थे, फिर भी मैंने कभी उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। हमेशा अपने पति के साथ साथ खुद भी उनकी ख्वाहिशें पूरी करने में लगी रही थी। मगर अब जब वो बड़े हो गए थे, घर गृहस्थी वाले हो गए थे, तब उनके लिए एक बूढ़ी और विधवा माँ को पालना भारी पड़ रहा था। अब मेरा अपने बच्चों के अलावा अगर कोई था, तो वो थी मेरी सहेली, जो मेरी हमराज भी थी और मेरी फिक्र भी किया करती थी। मेरी बहू और बेटों ने कभी मुझ पर आने जाने की कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। मैं जहाँ चाहे जा सकती थी, लेकिन अगर मैं कभी घर वापस लौट कर नहीं भी आती, तब भी उन लोगों को मेरी कोई फिक्र नहीं होती थी। मैं कभी कभी अपनी सहेली नीलम के घर चली जाती थी। आज भी मैं उसके घर जाकर उससे इसी बारे में बात कर रही थी। नीलम, आज मैं बहुत उदास हूँ। तुम्हें पता है, आज बड़ी बहू मेरे कमरे में आई और कहने लगी, मम्मी, आपकी वो डायमंड वाली अंगूठी चाहिए थी। मैंने उसे देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो मेरे पति अक्षत ने मुझे शादी की सालगिरह पर गिफ्ट की थी। मेरे इनकार करने पर मेरी बड़ी बहू रितिका ने मुंह बना लिया और कहने लगी कि ये तो आप बहुत गलत कर रही हैं। कल आपकी छोटी बहू सेजल आकर आपसे सोने का सेट मांगने आई, तो आपने उसे फौरन पहनने के लिए दे दिया। आज जब मैं आपसे डायमंड की अंगूठी मांगने के लिए आई हूँ, तो आप मुझे इनकार कर रही हैं। मैं अभी अभिजीत को फोन करके आपकी शिकायत करती हूँ। नीलम, इन लोगों ने मुझे बुरी तरह से उलझा दिया है।
पहले बहू को कुछ दे देती हूँ तो दूसरी नाराज हो जाती है, दूसरे को कुछ दे देती हूँ तो तीसरी नाराज हो जाती है, और इनमें से किसी को भी किसी चीज को देने से इनकार कर देती हूँ तो मेरे बेटे मुझसे लड़ने पर उतर आते हैं। मैं करूँ तो करूँ क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आता। मेरी बात सुनकर नीलम कहने लगी, देखो काजल, तुमने और तुम्हारे पति ने कुछ ज्यादा ही अपने बच्चों को मुंह पर चढ़ा लिया था। तुम्हें याद है, जब तुम्हारे बच्चे छोटे थे, मैं तुम्हारे घर आई थी और तुम्हारे बीच वाले बेटे ने मेरे छोटे बेटे के मुंह पर खेल खेल में तमाचा मार दिया था, और मेरा बेटा कितनी बुरी तरह से रो रहा था। मैंने तुमसे तुम्हारे बेटे की शिकायत की तो तुम्हें और तुम्हारे पति को बहुत बुरा लगा था। तब तुमने अपने बेटे को समझाया नहीं था, बल्कि तुम्हारे पति ने मेरे बेटे को ही डांट दिया था और उल्टा उस पर ही इल्जाम लगा दिया कि मेरे बेटे ने ही कुछ किया होगा, तभी तुम्हारे बेटे ने उस पर हाथ उठाया। मैंने कहा कि ये तो बहुत पुरानी बात है और तुम बच्चों की बात को इतना सीरियस क्यों ले रही हो? नीलम कहने लगी, मैं सीरियस नहीं ले रही, मैं सिर्फ तुम्हें इतना बता रही हूँ कि तुमने अपने बच्चों को बचपन में ही काफी बदतमीज कर दिया था। तुम्हारे पति भी तुम्हारे बच्चों के बहुत लाड उठाया करते थे। अब मेरे दोनों बेटों को ही देख लो, इस घर में मेरा राज चलता है। मेरे दोनों बेटे या मेरी बहुएं मेरी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं करते। मजाल है कोई भी मेरे सामने ऊंची आवाज में बात भी करे। ये कहलाती है अच्छी परवरिश। जो तुमने अपने बच्चों के साथ किया वो अच्छी परवरिश नहीं थी, बल्कि लाड प्यार के नतीजे में तुमने अपने बच्चों को बिगाड़ दिया, जिसे आज तुम भुगत रही हो। अब बच्चों की गलतियों को बचपन में ही सुधारा नहीं जाए तो बड़े होकर वो ऐसा ही करते हैं। नीलम की बात एक तरह से बिल्कुल सही थी। ऊपर वाले ने मुझे 3 बेटे दिए थे जिस पर मैं बहुत घमंड करती थी, और मैंने और मेरे पति ने मिलकर अपने बच्चों की बदतमीजी पर भी कभी उन्हें ना तो डांट लगाई थी और ना ही कभी उन्हें टोका था। मैं शर्मिंदा हो रही थी कि क्यों मैंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। सब कुछ मेरे हाथ से निकल चुका, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अब पछतावे के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। जब मैं अपने बच्चों को देखती थी तो मुझे अपनी जवानी के दिन याद आ जाते थे। अब जिस तरह से मैंने अपने बच्चों की गलत संगत में परवरिश की, ऐसे ही वो भी अपने बच्चों को पाल रहे हैं। जब मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती तो वो भी मुझे डांट कर खामोश कर देते थे और कहने लगते थे कि आप अपनी जिंदगी तो अपने हिसाब से गुजार चुकी हैं, अब हमें हमारी जिंदगी हमारी मर्जी के मुताबिक गुजारने दीजिए। हमारी लाइफ में या हमारे बच्चों की लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खामोश हो जाती थी क्योंकि अब मैं उनके रहमो करम पर थी। मेरी हर मुमकिन कोशिश होती थी कि अपनी बहुओं को खुश रखूं। मेरे पति की फैक्ट्री से जितना भी पैसा आता था उनमें से ज्यादातर मैं अपनी बहुओं में बांट देती थी। मेरे पति की मेहनत से बनाया गया सारा बिजनेस मेरे बच्चे संभाल रहे थे, जो कि मेरे नाम पर था। मैं पढ़ी लिखी थी, चाहती तो सब कुछ अपने हाथों में ले सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था। अभी भी मैं अपने बच्चों की खुशी ही देख रही थी, लेकिन उनमें से कोई भी मुझसे खुश नहीं था और ना ही मेरा ख्याल रखा जाता था। ऐसी हालत में मुझे अपने पति की बहुत याद आती थी, जिन्होंने एक लंबे समय तक मेरे साथ वफा निभाई थी। उन्होंने हमेशा मेरा बहुत ही ख्याल रखा था और मेरी हर ज़रूरत पूरी की थी। जब तक मेरे पति जिंदा थे तब तक मुझे किसी से भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। यहाँ तक कि उस समय तो मैं अपनी बहुओं से किसी भी काम को नहीं कहती थी। मगर फिर अचानक एक दिन एक्सीडेंट होने की वजह से उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद मेरी ज़िंदगी वीरान हो गई थी। अब मैं इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी कि मेरे लिए अपना काम करना भी मुश्किल था। मेरी कोई बेटी भी नहीं थी जिसे मैं अपने पास बुला लेती या वो मेरा कोई काम कर देती। ना ही मेरी कोई बहन थी और न परिवार का ऐसा कोई सदस्य था जो मेरे किसी काम आ सकता। मेरे लिए अब अपने सारे काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। हालांकि इसी वजह से मैं चाहती थी कि कोई मेरे छोटे मोटे काम कर दे, मगर बहुएं तो मेरे कामों को हाथ ही नहीं लगाती थी। यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी मेरे पास नहीं आने देती थी। और बेटे, वो ना तो मेरे किसी काम के थे और ना ही मुझे खर्च के लिए पैसे दिया करते थे। मैं ठीक तरह से अब अपना ख्याल नहीं रख सकती थी। इसी वजह से मुझे नहाए हुए भी कई कई दिन गुजर जाते थे। कुछ भी करके मेरी बहुएं यही चाहती थी कि मैं घर से कहीं चली जाया करूं। मेरे आने जाने के लिए उन्होंने ड्राइवर रखा हुआ था। बस मुझे उन लोगों से इतना ही फायदा था कि अगर मुझे कभी अपनी सहेली के यहाँ जाना होता तो मैं चली जाती थी। बाकी तो मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। अभी भी मुझे नहाए हुए 1 हफ्ता हो गया था, जिसकी वजह से
मेरे शरीर से बदबू आने लगी थी। मुझे इस बात का अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया था, लेकिन मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं पूरी तरह से अपने बच्चों पर निर्भर थी। दूसरी तरफ ना तो मेरे बच्चे मेरा ख़्याल रख रहे थे और ना ही वो अपने बच्चों को मेरे करीब आने की इजाज़त देते थे। मैंने उनसे कहा भी था कि मेरे कामकाज के लिए कोई नौकरानी रख दो, तो बहुओं ने जवाब दिया कि हमारे पास फालतू का पैसा नहीं है। वो मेरे पति के बनाए गए बिजनेस के पैसे को अपना बता रहे थे। ये सब देखकर मुझे बहुत दुख होता था। मेरा दिल खून के आंसू रोता था। मेरा दुख सुनकर मेरी दोस्त ने मेरी इतनी मदद तो कर दी थी कि उसने मेरे लिए एक नौकरानी रखवा दी थी, जो कि मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी, जिसकी वजह से मैं धीरे धीरे सेहतमंद होने लगी थी, क्योंकि वो समय पर मुझे दवाइयाँ खिलाती थी और टाइम पर मुझे खाना भी खिला देती थी। जब मैं दोबारा सेहत की तरफ लौटने लगी, तब मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपना अकेलापन बांटने के लिए अब दूसरी शादी करूंगी। मैंने अपने इस फैसले के बारे में अपने बच्चों तक को नहीं बताया था, क्योंकि मैं जानती थी जब उन्हें इस बारे में पता चलेगा तब वो बहुत ज़्यादा हंगामा करेंगे। लेकिन मैं अब और ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी अपनी सहेली से फ़ोन पर इसी के बारे में बातें कर रही थी कि मेरी बहू ने ये सब कुछ सुन लिया। वो मेरे सबसे बड़े बेटे की पत्नी थी और बहुत ही ज़्यादा चालाक थी। घर में जो भी फसाद मचता था, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से ही होता था। अपने पति के मरने के दौरान तो मैं इन चीज़ों को नज़रअंदाज करती थी, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा था कि उसी समय ही मुझे इस सब को जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए था। अगर तभी मैं ऐसा कर देती, तो आज मेरे लिए इतनी ज़्यादा मुश्किलें पैदा ना होती। फिलहाल जो होना था वो हो ही चुका था। ये बात कि मैं दूसरी शादी करने का इरादा कर रही हूँ, मेरी बहू ने पूरे घर में जंगल की आग की तरह फैला दी थी। मेरे बेटे अगले ही लम्हे उठकर मेरे पास आ गए थे और मुझसे सवाल करने लगे कि आप ऐसा कैसे कर सकती हो? इस उम्र में जब दुनिया को ये पता चलेगा कि आप शादी कर रही हो, तो लोग हमारा बहुत मजाक उड़ाएंगे। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मैं इन सारी बातों के लिए तैयार थी। मुझे पता था कि वो आकर मुझसे यही सब कुछ कहेंगे, इसलिए मैं खामोशी से उनकी बातें सुनती रही। आखिर में मैंने उन्हें ये कहकर खामोश करवा दिया कि दुनिया तो अभी भी बातें करती है। जब तुम लोग अपनी माँ का ख्याल नहीं रख रहे, अपनी माँ को समय नहीं दे रहे, उसके खर्चे और ज़रूरतें पूरी नहीं कर रहे, यहाँ तक कि तुम लोगों ने तो अपनी औलाद को भी मेरे करीब आने से रोक रखा है। इतना सब कुछ करके तुम्हें दुनिया की फिक्र नहीं हुई। मेरे पति मरने से पहले सब कुछ मेरे नाम कर गए हैं। ये सब कुछ मेरा है। मैं चाहूँ तो तुम्हें इस घर से अभी निकाल दूँ। मैं इस सब की मालकिन हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों को खुद से अलग नहीं कर सकती। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। इस समय तुम लोगों को अपनी माँ की नहीं, बल्कि दुनिया की फिक्र हो रही है। मेरी बात सुनकर मेरे तीनों बेटे खामोश हो गए थे और एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे। इससे पहले कि मेरी बहुएं दोबारा कोई चालाकी करती और कोई और बात कहती, मैंने उन्हें ये कहकर खामोश करवा दिया था कि अगर किसी को इस बात से ज़्यादा ही परेशानी है, तो वो इस घर से जा सकता है। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकती? हाँ, मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकती, लेकिन मैं ऐसा करने की कोशिश ज़रूर कर सकती हूँ। ये सब कुछ मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। और ये बात तुम लोग याद रखो कि मैं कभी भी तुम लोगों को अपने घर से निकाल सकती हूँ। मेरी बात सुनकर सबको सांप सूंघ गया था और दोबारा किसी ने भी तेज आवाज में बात नहीं की थी। मैं सुकून का सांस ले रही थी कि मेरे पति ने मरने से पहले मेरा बहुत ख्याल किया था, जो उन्होंने कुछ भी अपने बच्चों के नाम नहीं किया। कारोबार, फैक्ट्री और घर सब कुछ मेरे नाम पर कर दिया था। अगर वो सब कुछ मरने से पहले बच्चों में बांट देते, तो ये लोग जल्द ही मुझे इस घर से बेघर कर देते, क्योंकि सारे कागजात मेरी अलमारी के लॉकर में रखे हुए थे, जिनकी चाबी मैं अपने पास बहुत संभाल कर रखती थी। अगर कागजात इन लोगों के हाथ लग गए, तो ये लोग सब कुछ अपने नाम करवा सकते थे। बस यहीं पर ये लोग मजबूर थे और कोई भी इतनी ऐश भरी जिंदगी छोड़कर जाना नहीं चाहता था। इसी वजह से इन सब लोगों ने मेरी बात मानने का फैसला कर लिया था। थोड़ी देर के बाद वो सब अपने कमरे में चले गए थे, जबकि मेरा बड़ा बेटा वहीं पर बैठ गया था और मुझे कहने लगा कि माँ, आखिरी बार इस बारे में अच्छी तरह से सोच लीजिए। आप पापा को अपनी नज़रों के सामने रखिए और दोबारा इस मामले के बारे में सोचिए। मैंने उसे समझाया था और कहा था कि तुम इस तरह की बातें करके मुझे अपने फैसले से हटा नहीं सकते। हालांकि बेहतर यही है कि मुझे इमोशनल करने के बजाय तुम अपनी पत्नी को जाकर वक्त दो। मुझे विश्वास है कि वो अब तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी
वो खामोशी से उठकर वहां से जाने लगा था, लेकिन जाते जाते उसने एक और सवाल कर दिया था और कहने लगा कि आप किससे शादी करोगी? कौन है वो? कि आप जिससे शादी करोगी वो आपको अपने साथ अपने घर ले जाएगा? उसकी बात पर मैं धीमा सा मुस्कुराई और बोली, वो जो कोई भी हो, तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं। तुम लोग अपनी जिंदगी में हमेशा व्यस्त रहते हो। अपनी माँ के बारे में कभी तुम लोगों ने नहीं सोचा, तो इस बारे में भी मत सोचो। और रही इस घर को छोड़ने की बात, तो मैं इस घर को छोड़कर तो कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरे पति का घर है और हमेशा मेरा और मेरे पति का ही रहेगा। मैं अगर दूसरी शादी भी कर रही हूँ, तो जिससे भी मेरी शादी होगी वो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आएगा और इस घर में मेरे साथ रहेगा। मेरी बात सुनकर मेरा बेटा फिर से कुछ कहने वाला था, मगर मैंने उसे हाथ उठाकर कह दिया था, बस आगे अब कोई सवाल मत करना और अब अपने कमरे में जाओ। वो सांस हवा में छोड़ते हुए वहां से चला गया था। मैंने अभी एक गहरी सांस ली और बिस्तर के साथ टेक लगाकर बैठ गई थी। अब मैं सोच रही थी कि आखिर ये शादी किससे करूं। इस सिलसिले में मैंने अपनी सहेली नीलम से मदद लेने का फैसला कर लिया था। नीलम मेरी बचपन की सहेली थी। न सिर्फ उसने मेरे साथ बचपन की दोस्ती को निभाया था, बल्कि जवानी में भी और अब बुढ़ापे में भी आकर वो अपनी दोस्ती का हक अदा कर रही थी। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर के लिए खामोश हो गई थी और फिर मुझे कहने लगी कि अगर मैं तुम्हारे लिए कोई लड़का पसंद करूं, तो क्या तुम मेरी पसंद के लड़के से शादी कर लोगी? ऐसी बात सुनकर मैंने कहा, क्यों नहीं, तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद होगी। बल्कि मैं तो सबसे ज्यादा विश्वास ही तुम पर करती हूँ। मुझे भरोसा है कि तुम कोई भी फैसला ऐसा नहीं लोगी जिससे मुझे किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचे। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगी थी। थोड़ी देर के बाद उसने कॉल कट कर दी थी, जबकि मैं भी आराम करने के लिए लेट गई थी। अगले दिन मैंने बाहर जाने का फैसला किया था। एक लंबा समय बीमारी से लड़ने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगी। इसके बावजूद भी मैंने कोशिश की थी और ड्राइवर के बिना ही गाड़ी लेकर घर से निकल गई थी। मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो गई थी। मैं बहुत ही धीमी रफ्तार में गाड़ी चला रही थी, लेकिन कामयाबी के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। अचानक ही मुझे रास्ते में लगभग 20 साल की उम्र का एक लड़का नजर आया था, जो कि बहुत ही परेशान था। मैं गाड़ी से उतरी और उसके करीब गई। उसकी परेशानी की वजह पूछने लगी। मेरी बात सुनकर उसने मुझसे कहा कि वो घर से भागकर आया है। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। वो अपने चाचा चाची के साथ रहता है। उसकी चाची उस पर बहुत जुल्म करती है। बचपन में ही उसके माता पिता उसे छोड़कर चले गए थे और बचपन से लेकर अब तक वो अपनी चाची के अत्याचार खामोशी से बर्दाश्त कर रहा था। उसकी चाची उसे अपने घर का नौकर बनाकर रखती थी और अगर उससे किसी भी काम में थोड़ी भी गलती या देरी हो जाती, तो वो उसके साथ मारपीट करने लग जाती थी। वो अब समझदार हो गया था, इसलिए अब उससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ और वो घर से भाग गया। उसकी कहानी सुनने के बाद मैंने कहा, अब तुम कहाँ जाओगे? तो उसने कहा कि सड़कों पर इधर उधर भटक लूंगा, मगर अपने चाचा के घर वापस नहीं जाऊंगा। मैं भी सुकून की जिंदगी बिताना चाहता हूँ। अगर मुझे सुकून सड़कों पर इधर उधर टहलने से मिलता है, तो ये भी मेरे लिए बहुत है। वैसे तो मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, मगर शर्त यह है कि कोई मेरी बेइज्जती न करे। मैं अब अपने आप को ही अपनी नजरों में गिरता हुआ और नहीं देख सकता। उस लड़के पर मुझे तरस आने लगा था। उसके साथ साथ मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था, जो सड़कों पर इधर उधर टहलने की बात तो कर रहा था, लेकिन वो लड़का था। अगर किसी कारोबार को तलाश करता, तब भी अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता था। मैंने उससे कहा कि चलो, मैं तुम्हारे चाचा चाची के घर चलती हूँ। मैं उन लोगों को समझाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो तेजी से इनकार में सर हिलाने लगा और मुझसे कहने लगा, मैं उस नर्क में वापस कभी नहीं जाऊंगा। आप नहीं जानती मेरे चाचा चाची कितने जालिम लोग हैं। मैंने कहा, इस तरह सड़कों पर भटकने से तो तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गया था। फिर वो मेरे चेहरे की तरफ देखकर कहने लगा कि आप मुझे अपने साथ लेकर चलेंगी। उस लड़के ने मुझे अपना नाम सुमित बताया था। सुमित की बात सुनकर कुछ लम्हे के लिए तो मैं हैरान रह गई थी और सोचने लगी कि आखिर ये मेरे साथ जाने के लिए कैसे रजामंद हो सकता है। मैं इन्हीं सोचों में खोई हुई थी कि वो मुझे दोबारा कहने लगा कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेहरबानी करके मुझ पर एहसान कर दीजिए, मुझे अपने साथ रख लीजिए। मैं सारी जिंदगी आपकी सेवा करूंगा। मुझसे घरेलू भी सारे काम आते हैं। आप जैसा कहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मैंने दोबारा इस लड़के के चेहरे की तरफ देखा और अंदाजा लगाने की कोशिश की कि ये किस तरह का लड़का है।
उसकी बातों और हरकतों से वो मुझे किसी भी तरह से चालाक नहीं लग रहा था। हालांकि मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगी, लेकिन ऐसे नहीं, बल्कि एक रिश्ते में बांधकर। मैंने उसी समय उस लड़के से शादी करने का फैसला कर लिया था। वैसे भी मुझे अपना अकेलापन दूर करने के लिए और अपनी सेवा करने के लिए किसी के साथ की जरूरत थी। ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है कि बिना रिश्ते के हमारी मदद करे, मगर मैं इसको अपने रिश्ते के साथ जोड़कर रख सकती थी। ये लड़का भी बहुत बेबस और मजबूर था। घर से भागने का कदम जब उसने उठाया था, तो इसके बाद मुझे विश्वास था कि वो मेरी दौलत के बारे में सुनकर आसानी से मेरे साथ शादी कर लेगा और मेरी उम्र के बारे में भी नहीं सोचेगा। जब मैंने उसे शादी की ऑफर की, तो वो खुशी से उछलने लगा था। मैं जानती थी कि अपने अच्छे भविष्य के लिए वो कभी भी इस रिश्ते से इनकार नहीं करेगा। उसकी खुशी देखकर मेरा भी दिल बेफिक्र हो गया था और फिर मैं उसे अपने साथ लेकर अपनी दोस्त की तरफ निकल गई थी, क्योंकि मैं अपनी शादी उसकी मौजूदगी में ही करना चाहती थी। मेरी दोस्त ने जब मेरे साथ एक कम उम्र लड़के को देखा, तो वो पहले हैरान हुई थी। जब मैंने उसे बताया कि मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ, तो उसने हंगामा मचाना शुरू कर दिया था। वो मुझे डांटते हुए कहने लगी कि ये तो तुम्हारी औलाद समान है, तुम्हें शर्म नहीं आती? इसके साथ शादी करते हुए तुम अपनी सेवा करवाने के लिए इसकी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। मैंने कहा, मैं इसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी, बल्कि ये सब कुछ इसकी मर्जी से हो रहा है। इतना कहकर मैंने दोबारा सुमित की तरफ देखा। सुमित ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया था और वो नीलम से कहने लगा कि जी, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं अपनी मर्जी से ये शादी कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर नीलम वहीं जमीन पर बैठ गई थी। उसने अपना सर अपने दोनों हाथों में गिरा दिया था और मुझसे कहने लगी, तुम्हारी शादी कम से कम कोर्ट में तो नहीं करवा सकते, क्योंकि तुम पर केस भी हो सकता है। अपनी उम्र और इस लड़की की उम्र तो देखो, तुम इसकी माँ की उम्र की हो। नीलम की बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो एक तरह से सच कह रही थी। हालांकि मैंने उसे किसी भी तरह की बहस नहीं की थी और उसके कहने के मुताबिक सुमित को लेकर मैं अपने पुराने घर चली गई थी। नीलम ने वहां पर शादी का बंदोबस्त करवा दिया था और फिर पंडित जी ने हम दोनों की शादी करवा दी थी। मैंने देखा था कि शादी की रस्में करते समय पंडित जी भी हमें अजीबोगरीब नजरों से देख रहे थे। जब वो वहां से जाने लगे, तो मुझसे कहने लगे कि कम से कम शादी तो तुम अपनी उम्र के लड़के के साथ करती। इस तरह इस कम उम्र के लड़के की जिंदगी बर्बाद करके तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। इससे पहले कि मैं उनको कोई जवाब देती, पंडित जी खुद ही तेजी से घर से बाहर निकल गए थे। मेरा दिमाग गुस्से से खौल उठा था, क्योंकि सारे लोग ही मुझे बातें सुना रहे थे, जबकि कोई भी ये नहीं देख रहा था कि ये शादी मेरी नहीं, बल्कि इस लड़के की मर्जी से भी हुई है। मैं परेशान हालत में लाउंज में बैठी हुई थी जब वो लड़का मेरे पास आया और मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि मुझे पता है आप उन लोगों की वजह से परेशान हैं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, इन सब लोगों को मैं खुद ही देख लूंगा, आप सिर्फ अपना ख्याल रखिए। मैंने बहुत सोचने और समझने के बाद उसे अपने घर लाने का फैसला कर लिया था। जब मैं उस लड़के को लेकर घर के अंदर दाखिल हुई, तो मेरे सारे बेटे हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे और पूछने लगे कि ये कौन है। अचानक मेरी बीच वाली बहू कहने लगी कि होगा इनका कोई बेटा, उड़ाए होंगे जवानी में इन्होंने गुलछर्रे। जिंदगी में पहली बार मैंने अपनी बहू से चिल्लाकर बात की थी। मैंने उसे डांटा था और कहा था कि अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की, तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। ये सुनकर मेरा बेटा भी आगे आ गया था। मैंने उसे भी वहीं रुकने के लिए कहा था और उसे धमकी दी कि अब अगर तुम में से किसी ने भी मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की, मुझे किसी भी तरह का दिमागी दबाव देने की कोशिश की, तो मैं तुम सब लोगों को अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगी। मेरी बात सुनकर सबके मुंह हैरानी से खुले के खुले रह गए थे। शायद उनको विश्वास नहीं था कि मैं कभी इस तरह की कोई बात कर सकती हूँ। जितना उन लोगों ने मुझे तंग किया था, अब उन्हें ये सब कहना जरूरी हो गया था। अब तो मेरा पति भी इस घर में आ गया था। मुझे अच्छी तरह से अंदाजा था कि ये सब उसके साथ बुरा सलूक करेंगे और उसे तकलीफ पहुंचाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। इसलिए मैंने उन्हें पहले ही वार्न कर दिया था और ये भी कह दिया था कि कोई भी मेरे पति के करीब नहीं भटकेगा और मेरा पति मेरे कामों के अलावा किसी के भी काम को हाथ नहीं लगाएगा। इसके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाएगा जैसे घर के सभी सदस्यों के साथ किया जाता है। अगर किसी ने इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, इसे किसी भी तरह परेशान किया, तो वो अपने अंजाम के लिए तैयार रहे। सबसे बड़ी बहू बहुत समझदार थी। उसे अंदाजा हो गया था कि अब मैं जो भी कह रही हूँ
उसको अंजाम भी दे सकती हूँ। इसलिए वो तेजी से आगे आई और कहने लगी, अरे मम्मी जी, आप तो गुस्सा ही हो गई। हमारा मकसद आपको गुस्सा दिलाना नहीं था, बल्कि हम तो सिर्फ इतना कह रहे थे कि आपने इतने छोटे लड़के से। मैंने उसकी बात को वहीं रोक दिया था और कहा था, तुम लोग जो भी कह रहे थे, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं जो कह रही हूँ वो तुम सुनो और उस पर ध्यान भी दो। इतना कहकर मैंने सुमित का हाथ पकड़ा था और कमरे में चली आई थी, जबकि वो लोग पीछे मेरे बारे में बातें करने लगे थे। लेकिन अब मुझे इस चीज से जरा भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब मेरा साथ निभाने के लिए एक साथी मेरी जिंदगी में आ चुका था। मुझे शादी के समय ही उससे मोहब्बत हो गई थी और ये मुझे दुनिया का सबसे प्यारा मर्द लगने लगा था। शायद इसकी वजह ये भी थी कि वो कम उम्र का मासूम लड़का था और किसी हद तक शरारती भी था। मुझे शुरू से ही ऐसे लड़के बहुत ज़्यादा पसंद थे, लेकिन मेरे पति बहुत सीरियस इंसान थे और वो हमेशा काम की बात के अलावा मुझसे और कोई बात नहीं करते थे। मैं अक्सर उनसे हंसी मजाक करती रहती थी, लेकिन जवाब में वो सिर्फ मुस्कुरा देते थे। जबकि अब सुमित की सूरत में मुझे एक बहुत ही अच्छा पति मिल गया था, जो मेरा हर तरह से ख्याल रखता था। अब मेरे सारे काम भी वो खुद ही किया करता था। एक दिन सुमित घर पर नहीं था। जरूर वो अपने लिए बाजार से कुछ खरीदारी करने के लिए गया हुआ था। मैं अकेले ही टेबल पर बैठी हुई थी और सुबह का अखबार पढ़ रही थी कि अचानक ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे करीब आकर बैठा हो। मैंने चेहरा उठाकर देखा तो मेरा बीच वाला बेटा आया था। वो काफी परेशान नजर आ रहा था। अपने बेटे को परेशान देखकर मेरा दिल भी उदास हो गया था। जो भी था, वो मेरी संतान था। मैंने उससे पूछा, क्या परेशानी है? सुबह सुबह इतना बुरा सा मुंह क्यों बनाया हुआ है? उसने कहा, माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, लेकिन समझ नहीं पा रहा कि बात किस तरह से शुरू करूं। वो सच में बहुत ज्यादा उलझा हुआ दिखाई दे रहा था। मैंने उसकी मुश्किल आसान की और उससे कहा कि जो भी बात है तो मुझसे खुलकर करो। उसने कहा कि माँ, अब जो लड़का अपने साथ लेकर आई हो। इससे पहले वो कुछ और कहता, मैंने उसे खामोश करवा दिया और कहने लगी कि अगर तुम्हें सुमित के बारे में कोई भी बात करनी है तो खामोश हो सकते हो। मेरे बेटे ने कहा, माँ, आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। वो लड़का चेहरे से जितना मासूम नजर आता है, उतना मासूम नहीं है। न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि वो कोई बड़ा मकसद लेकर यहाँ आया है। वो बहुत जल्द आपकी सारी जायदाद अपने नाम करवा लेगा। न सिर्फ आप खाली हाथ रह जाओगी, बल्कि हमारे पास भी कुछ नहीं बचेगा। मैं तो कहता हूँ कि आप हम तीनों को हमारे हिस्से की जायदाद दे दीजिए, ताकि आगे चलकर हमें उस लड़के से कोई डर न रहे। मैंने उसकी बात बहुत तसल्ली से सुनी थी और उससे कहा कि मैं किसी की वजह से किसी की भी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रही, बल्कि मैं तो अब सबकी जिंदगी आसान बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम लोगों को ही तो मुझसे प्रॉब्लम थी। मुझे कुछ हो जाता था तो मेरे कमरे में कोई मुझे देखने तक नहीं आता था। मेरे कपड़ों की धुलाई नहीं होती थी। हालांकि ये सारे काम तुम्हारी पत्नी नहीं करती, बल्कि नौकरानी करती थी। उन लोगों से तो इतना तक नहीं होता था कि नौकरानियों से कहकर मेरे कपड़े भी धुलवा दिया करें, और मेरी दवाई की भी किसी को परवाह नहीं होती थी। लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोग आराम से रहो। अब तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब तो मेरे सारे काम हो रहे हैं। मैं जानती थी कि वो ये सब मेरी जायदाद हथियाने के लिए कह रहा है। मेरे बेटे ने अपना सर दोनों हाथों में पकड़ लिया था और अपने बाल नोचते हुए कहने लगा, आप बहुत पछताएंगी माँ, आप बहुत पछताएंगी। आपको अंदाजा नहीं है, कल मैंने उसको किसी लड़की से बातें करते हुए सुना था। वो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था और उससे कह रहा था कि बहुत जल्द इस औरत को अंजाम तक पहुंचा दूंगा। इसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अपने बेटे की बात सुनकर एक लम्हे के लिए मेरा दिल डर से धड़कने लगा। फिलहाल जो भी था, मुझे सुमित पर इतना भी अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए था। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में आया कि मैं अपने बेटे की बात पर विश्वास कर लूं, लेकिन फिर मैंने सोचा, हो सकता है कि मेरा बेटा जानबूझकर मेरे दिल में सुमित के लिए नफरत डाल रहा हो, ताकि मैं सुमित पर भरोसा करना छोड़ दूं। मैंने अपने बेटे को कहा था कि ठीक है, मैं इस मामले पर गौर करूंगी, मगर ये मत भूलना कि तुम लोगों पर भी विश्वास नहीं करती। मेरा बेटा कुछ भी कहे बिना खामोशी से वहां से उठकर चला गया था। मैं दोबारा से अखबार पढ़ने में बिजी हो गई थी, लेकिन अब मेरा दिमाग अपने पति की तरफ से उलझा हुआ था। मेरे दिल में न जाने क्या आया। मैंने जल्दी से मोबाइल उठाया और ड्राइवर को कॉल कर डाली। मैंने उससे पूछा कि तुम इस समय कहाँ पर हो और सुमित साहब कहाँ हैं? मेरी बात सुनकर वो कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया था। उसे खामोश पाकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे कहा कि मुझे 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी लोकेशन भेजो। ड्राइवर ने कहा कि माफ़ करना मालकिन,
मैं ऐसा नहीं कर सकता। सुमित साहब ने मुझे ऐसा करने से सख्ती से मना किया है। इतना कहकर उसने कॉल काट दी थी। ड्राइवर की ये बात सुनकर मेरा दिमाग गुस्से से खौलने लगा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे साथ ऐसा भी सलूक कर सकता है। दूसरी तरफ मुझे सुमित पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। अब मुझे अपने बेटे की बात पर विश्वास होने लगा था कि मेरा पति जरूर मेरी नाक के नीचे कोई खेल खेल रहा है। मैं गुस्से में कमरे के चक्कर काट रही थी। मुझे अचानक दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा तो सुमित कमरे के अंदर दाखिल हो रहा था। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा, लेकिन इस बार मैं मुस्कुरा नहीं सकी। मैं तेजी से उसके पास गई और उससे पूछने लगी कि तुम इस समय कहाँ से आ रहे हो। मुझे देखकर उसने एक गहरी सांस ली और मुझे आराम से बैठने का इशारा किया। उसका ये इशारा देखकर मुझे गुस्सा आने लगा था। मैं उससे नाराज हो रही थी और उससे सख्ती से सवाल कर रही थी, जबकि वो ऐसा महसूस ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरे गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ आराम से बैठिए, अपने दिमाग को ठंडा कीजिए, फिर मैं आपको सारी बात बताता हूँ। उसने मुझे अपने सामने बिठाया और मेरा हाथ पकड़ते हुए कहने लगा, दरअसल मेरी तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं ड्राइवर को लेकर अस्पताल चला गया था। जब मैं अपने टेस्ट करवा रहा था तभी आपकी कॉल आई थी। ड्राइवर ने मुझे आपकी कॉल के बारे में बताया था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था कि वो आपको मेरी अस्पताल में मौजूदगी के बारे में ना बताए, क्योंकि मैं जानता था कि आप फिक्रमंद हो जाएंगी और मेरे पीछे आ जाएंगी, जबकि आपकी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं थी। सुमित की बात सुनकर मैं फिक्रमंद हो गई थी और उससे पूछने लगी, तुम्हें क्या हो गया था और अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? कहीं कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है? वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बस इसी वजह से ही मैं आपको नहीं बता रहा था। मुझे पता है कि आप मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र करती हैं और इससे कहीं ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करती हैं। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। अब आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुमित की बात सुनकर मुझे किसी हद तक थोड़ी सी तसल्ली मिल गई थी। इसके बाद मैं भी सोफे पर जाकर बैठ गई और सुमित की तरफ देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने मोबाइल उठाया। मोबाइल की स्क्रीन को देखकर वो मुस्कुराने लगा था। उसके चेहरे पर बहुत ही शर्मीली सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मेरे दिमाग में अपने बेटे की बातें गूंजने लगी थी। मैंने उसे सवाल किया, तुम किससे बात कर रहे हो? मेरा सवाल सुनकर वो चौंक उठा था। उसके चेहरे पर एक साया सा लहराया था, जिसे मैंने अच्छे तरीके से महसूस कर लिया था। वो हड़बड़ा गया और कहने लगा, किसी से भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोलकर बैठा हुआ था और एक कमेंट देख रहा था। इतना कहकर वो जल्दी से बिस्तर पर उठकर बैठ गया था और अपने सर को दबाते हुए कहने लगा, मुझे इस समय सर में दर्द हो रहा है, मैं अपने लिए कोई दवाई लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो तेजी से दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया था। उसे ये मोबाइल मैंने ही खरीद कर दिया था, जिसको वो इस्तेमाल कर रहा था। जब मैंने उसे ये मोबाइल दिया था तब वो बहुत खुश हुआ था, लेकिन जाते जाते वो अपना मोबाइल उठाना नहीं भूला था। अब मैं इतनी भी पागल नहीं थी और इतनी भी बच्ची नहीं थी जो उसकी ये हरकतें नहीं समझ सकती। अभी थोड़ी देर पहले ही वो मुझे तसल्ली दे रहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अब जैसे ही मैंने उससे मोबाइल के बारे में पूछा तो उसने बहाना बना दिया था। ज़रूर वो किसी न किसी के चक्कर में लगा हुआ था। अब मैंने उस पर नज़र रखने का फैसला कर लिया। रात के समय सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद मेरी आंखों से काफ़ी दूर थी। मेरी नज़रों के सामने बार बार सुमित का चेहरा घूम रहा था और मैं ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही थी कि वो बेवफा है या नहीं। मैं इन्हीं सोचों में खोई हुई थी जब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बेड से नीचे उतरा हो। मैंने दाहिनी तरफ गर्दन मोड़ कर देखा तो सुमित बहुत ही सावधानी से कदम उठाता हुआ दरवाजे की तरफ जा रहा था। उसने हाथ में अभी भी मोबाइल पकड़ा हुआ था और मोबाइल पर कोई कॉल आ रही थी। थोड़ी देर के बाद वो कमरे से बाहर निकल गया था। उसके बाहर निकलते ही मैं भी तेजी से उठी और उसके पीछे पीछे चली गई थी। मैंने देखा उसी समय वो लॉन में खड़ा हुआ था और किसी से फोन पर हंस हंसकर बातें कर रहा था। आधी रात के समय अपने पति को किसी के साथ बातें करता हुआ देखकर मेरा खून गुस्से से खौलने लगा था। मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन इससे पहले ही उसने कॉल काट दी थी। जैसे ही वो पीछे पलटा, मुझ पर नजर पड़ते ही वो अपनी जगह पर रुक गया था और हैरानी से मेरे चेहरे को तकने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपने आप पर काबू पाया और मुस्कुराते हुए मुझसे पूछने लगा कि आप रात के इस समय यहाँ पर क्या कर रही हो। मैंने अब उसी के अंदाज में उसके साथ खेलने का फैसला कर लिया था।
हालांकि मैंने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अचानक ही मेरी आंख खुल गई थी। मैंने देखा कि तुम बिस्तर पर नहीं थे। मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी। मैं यहाँ पर आई तो मुझे पता चला कि तुम किसी के साथ बात करने में बिजी हो। मैंने एक नज़र आसमान की तरफ देखा और दूसरी नज़र सुमित पर डालकर ये बात कही। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा था, लेकिन आज उसका ये मुस्कुराना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी देर तक हम दोनों वहीं पर खड़े बातें कर रहे थे। उसके बाद मैंने उसको कमरे में जाने का कहा और खुद बाहर टहलने लगी। मैंने अपनी दोस्त नीलम को फ़ोन किया और उसे बताया कि वो सुमित के बारे में पता लगवाए, ये कौन है और कहाँ से आया है, इसका परिवार कैसा है। मेरी बात सुनकर नीलम हैरान हुई थी और कहने लगी कि तुम्हें इसके बारे में सब कुछ पता तो था, तुम ये सब अब दोबारा से क्यों पता लगवा रही हो। मैंने कहा, मुझे सिर्फ वही पता था जो उसने मुझसे कहा था, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानती। लेकिन अब मुझे लग रहा है जैसे वो कोई बहुत बड़ा धोखेबाज है। इन दिनों वो बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा है। नीलम मेरी बात सुनकर फिक्रमंद हो गई थी और मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द ही इसके बारे में पता लगाती हूँ और फिर तुम्हें बताती हूँ। अगले दिन दोपहर के समय मुझे नीलम की कॉल आई थी। उसने मुझे वही बातें बताई जो कि उस लड़के ने बताई थी, जिससे मुझे अंदाजा हो गया था कि वो झूठ नहीं है, मगर उसकी हरकतें मुझे शक में डाल रही थी। अब वो अक्सर ही रातों को कमरे से गायब रहने लगा था। न जाने वो कहाँ पर चला जाता था। अगर कभी मैं उससे सवाल करती तो वो ये कहकर टाल देता था कि मेरी तबीयत रात के समय खराब हो जाती है, इसीलिए टहलने के लिए बाहर चला जाता हूँ। अब सर्दियों की रातें आ गई थी और इस सर्दी के मौसम में कमरे से बाहर निकलना मेरे लिए तो मुश्किल था। मैं जब भी कमरे से बाहर निकलती थी तो मेरे घुटनों में दर्द होने लगता था। इसी वजह से मजबूर होकर मैं कमरे में ही ठहरी रहती थी। मुझे लग रहा था जैसे वो मेरी इसी मजबूरी का ही फायदा उठा रहा है। एक दिन मेरी तबीयत अचानक ही खराब हो गई। उस दिन वो भी घर पर मौजूद नहीं था। मैं डॉक्टर के पास गई तो मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है और वो आखिरी स्टेज तक पहुंच गया है। मेरे पास जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 महीने हैं। ये खबर मेरे लिए बहुत बुरी थी और बहुत ही तकलीफ दे थी। डॉक्टर ने मुझे मना किया था कि मैं फिलहाल किसी को भी इस खबर के बारे में ना बताऊं। मैं खामोशी से घर लौट आई थी। अभी मैं कमरे में दाखिल हो रही थी जब मुझे सुमित की आवाज़ सुनाई दी। यकीनन वो गैलरी में खड़ा हुआ था और किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। मैं ना चाहते हुए भी वहाँ पर रुक गई थी और उसकी बातें सुनने लगी। वो कह रहा था कि तुम फिक्र मत करो, तुमने जो काम कहा है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा, फिर हम दोनों ऐश करेंगे। इससे पहले वो आगे कुछ कहता, उसकी नज़र सामने शीशे पर पड़ी जहाँ पर उसे मैं नज़र आ रही थी। वो एकदम ही कॉन्फिडेंस भरे अंदाज में आ गया था और कहने लगा कि हाँ हाँ, मैंने अपनी पत्नी काजल जी से भी इस बारे में बात कर ली है और वो मुझे पैसे देने के लिए राजी हो गई हैं। उसने कहा, अच्छा अब मैं फ़ोन रखता हूँ, और फिर उसने मोबाइल बंद कर दिया था। इसके बाद वो मेरी तरफ पलटा और भागता हुआ मेरे करीब आकर रुका। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, दरअसल मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, हम दोनों ने घूमने का प्लान बनाया है। मैंने उसे बताया था कि इस ट्रिप का खर्चा उठाने के लिए आप मुझे पैसे दे दोगी। मैं कुछ देर तक उसके चेहरे की तरफ देखती रही। फिर मैंने कहा कि ठीक है, तुम मुझे अपने उस दोस्त का नंबर मिला कर दो जिससे तुम बात कर रहे थे। उसके चेहरे पर एक साया आकर लहराया। कुछ देर तो वो खामोश रहा, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा कि मैं आपकी उससे ज़रूर बात करवा देता, लेकिन उसने मुझे कॉल पर बिल्कुल अभी बताया कि वो किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहा है। मैं उसे दोबारा कॉल करके परेशान न करूं। जब उसकी तरफ से कॉल आएगी तो मैं आपकी उससे बात करवा दूंगा। मुझे लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कमरे में चलिए, मैं आपके लिए जूस बनवा लाता हूँ। इतना कहकर सुमित किचन की तरफ चला गया था, जबकि मैं उसको घूरने लगी थी। आज उसकी बातें सुनकर मुझे सच में अंदाजा हो रहा था कि ये लड़का ठीक नहीं है, बल्कि ये कोई बहुत ही बड़ा गेम खेल रहा है। मगर अब मैं इसकी चापलूसी में आने वाली नहीं थी। मैंने फैसला कर लिया था कि बहुत जल्द मैं इसकी गेम को इसी पर उल्टा कर दूंगी। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर मुझे क्या ज़रूरत थी एक जवान लड़के की मदद करने की, जबकि इससे पहले मैं बहुत सी ऐसी खबरें पढ़ चुकी थी जिसमें वो सारे बूढ़े लोग आखिर में खाली हाथ रह गए थे, जिन्होंने जोश में आकर जवान लड़का या लड़की से शादी कर ली थी। मगर मैं अपने आप को बूढ़ी बनने नहीं दे सकती थी। इसी वजह से अब मैं उसकी हर हरकत पर नज़र रखने लगी थी। मैंने ड्राइवर को भी अच्छी तरह से समझा दिया था कि सुमित साहब जहाँ पर भी जाते हैं तुम उन पर नज़र रखोगे, और अगर तुम कुछ भी अजीबो गरीब देखो तो तुम इसके बारे में मुझे आकर बताओगे।
ड्राइवर ने मुझसे वादा किया था। दूसरी तरफ मैंने घर के अलग अलग हिस्सों में कैमरे लगा दिए थे। मैंने ज्यादातर उन जगहों पर जरूर कैमरे लगवाए थे जहां पर जाकर सुमित फोन पर बात करता था, क्योंकि मैं सुमित की बातों को सुनना चाहती थी, देखना चाहती थी कि आखिर वो किससे बात करता है और क्या बात करता है। दूसरी तरफ मैंने नीलम को भी कह दिया था कि वो सुमित की सारी कॉल रिकॉर्डिंग निकलवाए, क्योंकि अब मुझे उस पर शक हो गया है। नीलम ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि तुम्हारा ये काम 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही हो जाएगा। उस दिन मेरा दिल बहुत ज्यादा उदास था। एक तो मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरा अंतिम समय चल रहा है, और दूसरी तरफ अपने बच्चों की बेवफाई मुझे तोड़ रही थी। मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए थे। बड़ा बेटा तो अब मुझसे बात तक नहीं करता था, और छोटे दोनों बेटे सिर्फ अपने काम से ही मेरे पास आते थे। मेरे पोते पोती मुझसे दूर भागते थे। वो मुझे देखकर ऐसा बर्ताव करते थे जैसे उन्होंने कोई बहुत बुरी चीज देख ली हो। ये सब देखकर मुझे बहुत दुख होता था। मैं कभी कभी चाहती थी कि अपने बेटों को अपनी बीमारी के बारे में बता दूं। हो सकता है कि वो मेरे साथ अपना व्यवहार ठीक कर ले। लेकिन फिर मैं सोचकर खामोश हो जाती थी कि अच्छा है कि मैं तकलीफ बर्दाश्त करती रहूं। मैं नहीं जानती थी कि सुमित की मोहब्बत मुझे इस कदर महंगी पड़ जाएगी। मैं कभी भी किसी पर भरोसा करने के काबिल नहीं रहूंगी। जिस दिन मुझे सच्चाई का पता चला, उस दिन मेरा सारी दुनिया से विश्वास ही उठ गया था। उस दिन मैंने भी अपने बेटों को ये नसीहत कर दी थी कि चाहे कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन उस पर कभी भी अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आखिर में जब ये भरोसा टूटता है तो इंसान को बहुत दुख होता है। दिन तेजी के साथ गुजरते जा रहे थे। दोपहर के समय मैं अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी। थोड़ी देर पहले ही मेरे पति ने मुझे खाना लाकर दिया था, लेकिन खाना खाने के फौरन बाद ही मुझे नींद आने लगी थी। अभी भी मैं थोड़ी नींद की बेहोशी में थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कोई कमरे में दाखिल हुआ हो। मैंने हल्की हल्की आंखें खोल कर देखा तो सामने मुझे सुमित खड़ा हुआ नजर आया। वो इस समय अलमारी के सामने खड़ा था। अचानक ही वो मेरी तरफ बढ़ा और साइड टेबल पर रखे मेरे पर्स से मेरी अलमारी की चाबी निकाल ली। वो यही समझ रहा था कि शायद मैं सो रही हूँ, लेकिन मैं अभी जाग रही थी। उसने जल्दी से अलमारी खोली और वहां से कुछ कागजात निकालने लगा। जैसे ही वो कागजात निकाल कर फ्री हुआ, उसने मेरी तरफ पलटकर देखा। मुझे जागता हुआ पाकर उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया था, लेकिन मैंने उसे कुछ भी महसूस नहीं होने दिया था। मैं मुस्कुराने लगी और कहने लगी, क्या हो गया है? तुम वहां पर क्या ढूंढ रहे हो? अगर कोई चीज गुम हो गई है तो मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर दूं। उसने जमीनों की एक फाइल पकड़ी हुई थी जिसे मैं जानबूझकर नजरअंदाज कर रही थी। उसने वो फाइल जल्दी से अलमारी के अंदर रखी और कहने लगा, दरअसल मेरे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं जिनको मैं अपने सामान के साथ लेकर आया था। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ पर उनको रख दिया। बस मैं वही तलाश करने के लिए यहाँ आया था। मैंने पहले सोचा कि आपको जगाकर आपसे पूछ लेता हूँ, मगर फिर मैंने आपकी नींद खराब करना ठीक नहीं समझा। इसी वजह से मैंने आपकी इजाजत के बिना ही चाबी निकाल ली। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी थी और कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम मेरी इजाजत के बिना कोई भी काम कर सकते हो। वैसे भी जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है। वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। दरअसल मुझे यहाँ पर भी फाइल नहीं मिल रही। मैं देखता हूँ शायद मैंने कहीं और रख दी हो। इतना कहकर उसने जल्दी से अलमारी बंद की और चाबी मेरे हवाले करके कमरे से बाहर निकल गया था। मेरे चेहरे पर जो मुस्कुराहट छाई हुई थी वो अब गायब हो चुकी थी। अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। रात के समय भी मैं इसी बारे में सोच रही थी जब अचानक ही सुमित के मोबाइल पर कॉल आई तो वो तेजी से उठ गया था और कहने लगा कि हाँ हाँ ठीक है, मैं बस बाहर आ रहा हूँ, तुम थोड़ी देर इंतजार करो। उसके बाद उसने मुझे आवाज दी ताकि अंदाजा लगा सके कि मैं जाग रही हूँ या सो चुकी हूँ। अच्छी तरह अंदाजा करने के बाद वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गया था। मैं भी उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल गई। ठंडी हवा ने मेरा स्वागत किया था। उसके साथ ही मेरे घुटनों में दर्द होने लगा था, मगर आज मैं अपने इस दर्द को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही थी, क्योंकि आज राज खुलने का दिन था। सुमित घर के पीछे वाले हिस्से की तरफ चला गया था। मैं भी उसी तरफ गई और एक जगह पर छुपकर खड़ी हो गई थी। लेकिन वहां पर आने वाले इंसान को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। वो कोई और नहीं बल्कि नीलम ही थी। उस दिन मेरे सामने ये राज खुल गया था कि उस लड़के को मेरी जिंदगी में भेजने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि नीलम ही थी। उसने अपने एक प्लान के तहत उसे मेरी जिंदगी में भेजा था कि मेरी सारी जमीनों को अपने नाम करवा सके। इसके अलावा मेरे पति की कंपनी में जितने भी शेयर्स थे वो सब उन पर कब्जा करना चाहती थी।
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे साथ इस तरह की हरकत भी कर सकती है। मैं शायद सदमे की हालत में उसके सामने गई। मुझे देखकर नीलम कुछ लम्हे के लिए परेशान हो गई थी और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी, आज मैं दोबारा तुमसे हार गई काजल। मैं तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकी और तुम्हें पता चल गया। मैंने उससे पूछा, तुम मेरे साथ ये क्यों कर रही थी? उसने कहा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ और ये नफरत मैं आज के दिन से नहीं बल्कि बचपन से ही करती हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें कभी भी महसूस नहीं होने दिया। मैं तुम्हारे पति अक्षत से मोहब्बत करती थी, उसे बहुत पसंद करती थी, लेकिन उसने तुम्हें पसंद किया और तुम दोनों की शादी हो गई। जब तक अक्षत जिंदा था तब तक मैं उससे मोहब्बत करती रही और उसका इंतजार करती रही कि एक न एक दिन वो मुझे ज़रूर मिलेगा। लेकिन वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता था कि तुम्हारे आने के बाद उसे कोई और दिखाई ही नहीं देता था। इसलिए मैंने सोच लिया कि तुम जो उससे शादी करके बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रही हो ना, तो क्यों ना उसे तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल दिया जाए। इसलिए उसको मैंने मरवा दिया। मैं जानती थी कि तुम्हारे बच्चे बहुत बदतमीज़ हैं, वो कभी तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा नहीं बनेंगे और इस तरह तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन तुम इतनी बेवकूफ़ इंसान थी कि तुमने कभी भी मुझ पर शक करना गवारा नहीं समझा। हालांकि एक बार तो सारे सबूत मेरी तरफ जाते थे। अभी भी मैं चाह रही थी कि तुम्हें इस दुनिया से भेजने से पहले बिल्कुल खाली हाथ कर दूं, लेकिन तुम्हें पता चल गया, क्योंकि अब मेरा अगला टारगेट तुम्हें मारने का था। मैंने गुस्से से चिल्लाकर नीलम से कहा कि दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुमने मेरे अक्षत को जान से मरवाया और मैं तुम्हें हमेशा अपनी हमदर्द समझती रही। नीलम हंसती हुई मेरे घर से निकल गई थी और उसके साथ साथ सुमित भी चला गया था। मेरा दिल बुरी तरह से दुखा था। नीलम का इलाज तो मेरे पास था, मैं उसको आसानी से सजा दिलवा सकती थी, क्योंकि मैंने अपने घर में कई जगह पर कैमरे लगवाए थे और आज जो अपने मुंह से सच नीलम ने उगला था वो सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। और इस सबूत को मैं पुलिस के पास ले जाकर नीलम को अरेस्ट करवा दूंगी। लेकिन उससे पहले मैंने रात के समय ही अपने सभी घर वालों को इकट्ठा किया और उन्हें अपने साथ होने वाले हादसे के बारे में बता दिया था। सिर्फ इस वजह से नहीं कि मैं उनकी हमदर्दी हासिल करना चाहती थी, बल्कि इस वजह से कि मैं उन्हें बताना चाहती थी कि कभी कभी हम जिस इंसान पर आंखें बंद करके विश्वास करते हैं और जिस इंसान को अपना सब कुछ मान बैठते हैं, आखिर में वही इंसान हमें धोखा देता है। बेहतर यही है कि हर इंसान को उसकी औकात में रखा जाए। उसके बाद मैंने अपने पति की सारी जायदाद अपने तीनों बेटों में बांट दी थी। दूसरी तरफ जब मैं अस्पताल में अपने इलाज के लिए गई तो मुझे पता चला कि मुझे कैंसर जैसी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इस डॉक्टर को सुमित ने पैसे देकर झूठ बोलने को कहा था ताकि परेशानी की वजह से मेरा ध्यान बढ़ जाए। नीलम और सुमित को भी मैं उनके अंजाम तक उन्हें पहुंचा चुकी थी। उन दोनों को सजा हो गई थी और समय रहते मेरे बच्चों को भी अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। उन्होंने एक दिन मुझसे माफ़ी मांग ली थी, मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया था और दोबारा मैं उनके साथ सुकून की ज़िंदगी गुजारने लगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।